आज हमारे सामने है मेरे प्यारे बच्चों डे 8 और डे 8 में इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, क्या क्या टॉपिक है आज। स्वाभाविक रूप से हम शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे बच्चों जस्टिस यशवंत वर्मा जी के केस से, और उसको लेकर के पढ़ेंगे जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी। क्या आज दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी में खड़े हो गए? याद रखिएगा, जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी सेपरेशन ऑफ पावर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों अलग रहे। संविधान भी ऐसा हमारे सामने आधार रखता है, इसीलिए इसको बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में साबित किया है कि भाई न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों अलग अलग स्वतंत्र रूप से अपने काम करें और कोई किसी के कार्यक्षेत्र में ना जाए, और यह जरूरी है जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए, न्यायिक स्वतंत्रता के लिए। लेकिन न्यायिक स्वतंत्रता क्या, न्यायिक ट्रांसपेरेंसी के सामने, जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी के सामने एक संकट बन के आ रही है। यशवंत वर्मा केस से आपको यह मैं समझाने जा रहा हूं, और फिर चर्चा हो जाएगी। जैसे ही यह चर्चा होगी, दूसरी चर्चा आएगी। राज्यसभा के हेड धनखड़ साहब ने क्या कह दिया है कि एनजेसी लाने का समय फिर से आ गया। क्या एनजेसी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कमीशन, जिसकी भूमिका होगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त करने में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया तुम तो असंवैधानिक हो, और इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा निकाय बना संपूर्ण विश्व में जहां पर वह एक डिपार्टमेंट में, एक सेगमेंट में, एक सेक्टर में काम करने वाले लोगों की नियुक्ति खुद करता है। यानी ऐसा पहला पूरे विश्व में संगठन है, इतना ताकतवर भी है, अपने लोगों की नियुक्ति वो स्वयं करता है। इस विषय को बड़े विस्तार के साथ हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके सामने अगर आईक्यू आईपी की निगाह से आऊं, जीएस पेपर 2 स्वाभाविक है, कार्यपालिका यूनिट नंबर 6, जीएस पेपर 4 मेरे प्यारे बच्चों एथिक्स। आप कहेंगे सर कैसे? हम कहेंगे भाई क्या ऐसा करना, या यशवंत शर्मा वर्मा जी का जो मामला है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स? तो आपको समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स के साथ इसका किस प्रकार का विरोधाभास दिख रहा है। ऐसे और उसके बाद प्रीलिम्स, बहुत बढ़िया टॉपिक है, सेम दूसरा टॉपिक भी, ये दोनों एक साथ आपको मर्ज करके पढ़ाए जाएंगे, मजा आएगा आपको। फिर इसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा आज का मेरा, वैसे अगर देखा जाए तो सबसे पर्सनल फेवरेट टॉपिक है ये तीसरा वाला, जो ये एडिटोरियल है मेरे प्यारे बच्चों। ये दोनों न्यूज है जिसको मैंने एडिटोरियल बना दिया है। ये एडिटोरियल है बजटीय मामलों में भारत की संसद हाशिए पर, इंडियाज मार्जिनलाइज्ड पार्लियामेंट इन बजटरी अफेयर्स। ये क्या है भाई? बजट में संसद की भूमिका लगभग ना के बराबर, राज्यसभा की भी, पार्लियामेंट्री कमेटीज की भी। तो बजट जो कि सबसे महत्वपूर्ण आधार है किसी भी देश के लोकतंत्र का, और उसमें अगर संसद की भूमिका कम हो तो वह कैसे उस डेमोक्रेसी के लिए नुकसानदायक है, और अगर नुकसानदायक है तो हम और क्या करें। कुछ न्यू आइडियाज जिसके द्वारा बजटीय मामलों में भारत की संसद ताकतवर बने। क्या कोई कमीशन बनाए? क्या हम बजट सेशन से पहले प्री बजट सेशन एक नया इंट्रोड्यूस करें? कुछ इस प्रकार के इनोवेटिव विचार इस टॉपिक में दिए गए हैं। कुछ मैं अपनी तरफ से इंटरवीन करूंगा, इनोवेटिव आइडियाज, और इसको मिलाकर के हम पढ़ने जा रहे हैं जीएस पेपर 2 मेरे प्यारे बच्चों। और जीएस पेपर 2 यानी यूनिट नंबर 2, संसद एवं राज्य विधायिका और उसके साथ जो भी उठने वाले विषय। आपको अच्छे से पता है 2002 में, 3 में, दोनों साल अगर आप देखेंगे तो आपसे प्रश्न पूछा गया, संसदीय विपद गमन यानी संसद को जो संविधान के द्वारा दायित्व, कार्य सौंपे गए हैं, उस दायित्व और कार्य को बेहतर ढंग से संपादित ना करना, उसे बेहतर ढंग से ना करना, इसे बोलते हैं संसदीय विपद गमन, यानी संसद अपने मार्ग से जब उल्टा चलने लगी। स्वाभाविक ऐसे प्रश्न कभी भी आ सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है, ऐसे स्वाभाविक रूप से ये सब विषय आएंगे।
हम भारतीय बजट के प्रोसेस को जीएस पेपर 3 इकोनॉमी सरकारी बजट सिलेबस का एक पार्ट है, कैसे उसे और ट्रांसपेरेंट बनाए, ऐसा अगर कोई सुझाव आप लिख रहे हैं तो क्या लिख नहीं देंगे मेरे प्यारे बच्चों आज के इस एनालिसिस जीएस पेपर 4 इथिक्स। अगर संसद की भूमिका यहां कम हो जाती है तो क्या यह संसदीय नैतिकता का नुकसान नहीं है जीएस पेपर 4 और ए से। तो ये भी आज का मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक यही है। सभी अच्छे हैं, 3 क्वेश्चन इस पे कराऊंगा मेंस का। जस्टिस यशवंत वर्मा, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस के जो भी स्टूडेंट मेंस लिखने जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, तो आपको यह भी मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा, चूंकि ये सब विषय मुझे नहीं लगता कि स्टेट पीसीएस में फिलहाल के लिए भी टच करेंगे, चूंकि ये एक आप समझ सकते हैं एक रिसर्च बेस्ड टॉपिक है, तो इस पे ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा मतलब स्टेट पीसीएस के लिए मुझे नहीं लगता कि कनेक्ट करेगा। अच्छा, मैं महाराष्ट्र के बच्चों को एक बात कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र पीसीएस का भी सिलेबस बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर हो चुका। तो जो भी महाराष्ट्र के बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, आपका सिलेबस मुझे एक बच्चे ने भेज दिया है आज। चूंकि मुझे IQIP एडुलैब के बारे में कुछ बात करनी थी जो मैंने प्रारंभ में कही, तो उसकी वजह से मैं महाराष्ट्र पीसीएस का सिलेबस आपके सामने रख नहीं पाया। उस बच्चे ने मुझे दिया है, रिक्वेस्ट किया, कल मैं महाराष्ट्र पीसीएस का सिलेबस IQIP के साथ रखूंगा, जिससे महाराष्ट्र में जो बच्चे हैं वो इस IQIP को और ज्यादा आप आनंदित होकर के देखें। तो आल महाराष्ट्र के बच्चों के लिए ये मेरी टीम से भी अपील है कि मेरी टीम ये जो मैंने अभी बोला इसको एक शॉर्ट्स के रूप में डाल दे, कि महाराष्ट्र पीसीएस के जो भी बच्चे हैं वो ध्यान रखें कि उनका सिलेबस इस वर्ष से यूपीएससी के 100% पैटर्न पर हो गया है। तो ऐसे में ये जो द हिंदू IQIP है या जो मेरी मेंटोरशिप है, ये दोनों आपके लिए अब और ज्यादा रेलिवेंट हो गई, क्योंकि आपका सिलेबस पूरी तरह से यूपीएससी का हो गया और मेरा 22 वर्षों का यूपीएससी पढ़ने और पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, 22 ईयर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब यहां से। भारत की अध्यक्षता में IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता भारत को मिलने वाली है नवंबर 2025 में, 2 साल के लिए यह मिलती है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे स्वाभाविक रूप से हिंद महासागर अंतरराष्ट्रीय संबंध, जीएस पेपर 3 हिंद महासागर इंडियन इकोनॉमी, हिंद महासागर पर्यावरण संरक्षण, जीएस पेपर 3 हिंद महासागर इंटरनल सिक्योरिटी, ए से, और प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स यानी IORA पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर इसके बाद आएंगे, भारत ने चीनी वस्तुओं पर 5 वर्ष तक के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया। तो ये एंटी डंपिंग शुल्क जो लगा, यह क्या WTO की नजर में ऑफिशियल है, आधिकारिक है भाई? कहीं ऐसा तो नहीं हमने उल्लंघन किया? नहीं। तो आज इस प्रकार के जितने भी शुल्क होते हैं, काउंटर बेलिंग ड्यूटीज, व्हाट एवर, सब प्रीलिम्स के लिए आपको करा दिया जाएगा, क्योंकि आजकल ये सब बहुत चर्चा में, प्रोटेक्शनिज्म एंड सो ऑन सो ऑन। तो प्रीलिम्स के लिए लगभग 4 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। फिर हम आ जाएंगे बिजनेस लाइन के ऊपर, सोने की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण क्या है। अब आप सोचिए किस समय खूब चर्चा में है, सोने की कीमतों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है, और क्या आपको पता है कि डॉलर यानी जो अमेरिकन फेडरल रिजर्व है उसकी नीतियों के कारण सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। इस प्रकार की चीजें जो प्रीलिम्स में चौंकाने वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी मैंने यहां पर बना दिया है, करा दिया है। तो सोने की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण, और क्या सोने की कीमतें डॉलर के साथ कुछ परिवर्तन लाती हैं, यानी डॉलर के साथ इनका क्या संबंध है, बहुत बढ़िया से। फिर आता है भारत चीन विवाद की गेम थ्योरी, ये प्रीलिम्स के लिए देखेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स, आपको पता होगा, यानी ट्विटर जिसे आप कहते हैं। तो उसी को ध्यान में रख के IT एक्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्पेसएक्स ने कोर्ट में कुछ बात कही है, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जीएस पेपर 4 तकनीकी नैतिकता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और एसी और प्रीलिम तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे अंटार्कटिका की बर्फ जो पिघल रही उस पर एक रिसर्च आया हुआ है, तो प्रीलिम्स में इस विषय पर हम, यानी प्रीलिम्स की निगाह से इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। फिर आते हैं हिंदू, द नीड फॉर यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल हेल्थ कवरेज, ये हमने बहुत पहले ही डिस्कस कर दिया है। फिर राजनीति वाले मुद्दे ये सब डिस्कस हो चुके, अभी आप पाएंगे। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों टीबी पर बहुत कुछ, वर्ल्ड टीबी डे,
टीवी पर हमने बहुत कुछ आपको पढ़ा दिया, तो इसको करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, अभी आज के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पीछे मैंने बहुत बारी करा दिया। सरकार बनाम शिक्षा जगत, ये भी मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये कुल मिला करके हमेशा याद रखें कि मैं एक भी टॉपिक छोड़ता नहीं हूं। जैसे सैटरडे को आप सबको पता है कि मैंने एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड सेशन लिया था हिंदू के बजाय, लेकिन आज एक भी टॉपिक जो उस दिन है आज आप अखबार उठा करके चेक करिएगा, कोई भी मैं छोड़ता नहीं हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। इसलिए हर एक बच्चा चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बिहार पीसीएस की कर रहे हैं, राजस्थान की कर रहे हैं, हालांकि राजस्थान में इसका थोड़ा सा उपयोग कम हो जाता है क्योंकि उतने लॉन्ग क्वेश्चंस आते नहीं है, बट हां समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। यूपी पीसीएस के बच्चे हों, उड़ीसा पीसीएस के हों, वेस्ट बंगाल पीसीएस के हों, छत्तीसगढ़ पीसीएस के हों, ठीक है, एमपी पीएससी के हों, महाराष्ट्र पीएससी के हों, उत्तराखंड पीएससी के हों, हरियाणा पीएससी के हों, यानी जो भी बच्चे हैं, इनफैक्ट साउथ के भी। अब चूंकि मैं हिंदी में मैक्सिमम पढ़ाता हूं तो उनको शायद दिक्कत हो, लेकिन तेलंगाना के भी बच्चे मेरे पास हैं, आप सबको पता, मैंने पहले भी बताया वो। तो आप सबको यह ध्यान रखना है कि ये जो लेक्चर है आप सबकी सोच को बड़ा करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। मैं नहीं कहता हूं यहां से कितना क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा, इनडायरेक्ट मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जो थिंकिंग पावर है इसको एनहेंस करना। क्यों? 3 घंटे में आपको साल भर 2 साल जो आपने इतना बड़ा सिलेबस पढ़ा 3 घंटे में लिखना है मेंस में, और 2 घंटे में सॉल्व करना है प्रीलिम्स में। तो जिस बच्चे की सोचने की क्षमता बड़ी नहीं है ना, तो यूपीएससी ऐसे रटा रटा क्वेश्चन तो आता नहीं कि आपने कहा ये तो मैं पढ़ के गया था फंस गया। बिल्कुल नहीं, आप पढ़ के जाएंगे दल बदल, लेकिन वो ऐसा एंटी डिफेक्शन में पॉइंट डाल देगा मेंस में कि लगेगा यार क्या ही पूछ रहा है। यानी आपकी थिंकिंग प्रोसेस को वो चेक करना चाहता है, चूंकि आप आईएएस बनने जा रहे हैं, डिसीजन मेकर बनने जा रहे हैं, एक जिले के राजा बनने जा रहे हैं जिसका पूरा शासन आपके हाथ में। तो वो राजा अगर त्वरित सोच नहीं रखता है, प्रॉम्प्ट थिंकिंग नहीं रखता है, तो ऐसा राजा किस काम का। तो प्रॉम्प्ट थिंकिंग के लिए ये एग्जाम आयोजित किया जाता है, आपके ज्ञान के टेस्ट के लिए नहीं। इसलिए हमेशा ऐसे ही प्रश्न आएंगे, और ऐसे प्रश्नों का मुकाबला चाहे प्री हो चाहे मेंस, वे सपने जो सोने ना दें, आपको सोचना है, और वही सोचने की क्षमता यहां पर आपकी बड़ी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों। जजेस ट्रांसफर इज नॉट रिलेटेड टू रूमर्स। न्यायाधीश का तबादला अफवाहों से संबंधित नहीं है। यानी न्यायाधीश महोदय एक हैं मिस्टर यशवंत शर्मा, दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश, इनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया। हालांकि ये पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से ही दिल्ली आए थे प्रमोट होकर के, जिस पर काफी हो हल्ला हुआ। इलाहाबाद के बार एसोसिएशन ने प्रश्न उठाए, और प्रश्न क्यों उठे इनके ऊपर, यह महत्वपूर्ण विषय है। प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि इनके ऊपर करप्शन का मामला सामने आया, यानी इनके घर में आग लगी और वहां पर एक कुछ वीडियोज आए और पता चला कि वहां पर नोटों की गड्डियां जली हुई। जैसे ही मीडिया में आया और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन किया, तो लोगों ने प्रश्न उठाया कि अगर मीडिया में यह बात ना आई होती, पब्लिक डोमेन में यह बात ना आई होती, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई एक्शन नहीं करता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, ये जो तबादला हुआ है, जो अफवाह फैलाई गई है, उस अफवाह से इसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा लिखा गया है इस टॉपिक में। लेकिन बाद में स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए एक जांच समिति बना दी। तो इसका मतलब कि यह अफवाह अगर सत्य ना होती तो जांच समिति क्यों बनती। अब इसी पृष्ठभूमि में धनखड़ साहब ने, आप देख सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने राज्यसभा के सांसदों से मीटिंग करके उनको याद दिलाया कि भाई क्या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, यानी कि संविधान का उल्लंघन है इस प्रकार का कोई कमीशन जिसमें जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव की भूमिका सुनिश्चित हो रही है। इन्होंने कहा क्या समय आ गया कि इसको वापस लाया जाए एनजेएसी को, यानी एनजेएसी भी चर्चा में आ गया। और एनजेएसी पर यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ, आप सबको अच्छे से पता, जो भी मैं आईक्यूआईपी में दिखाऊंगा। तो ये 2 मुद्दे आपके सामने हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मुद्दा यहां क्या बनता है जरा आप देखिए पहले एक बार। तो पहला टॉपिक ए में क्या है और दूसरा टॉपिक 2 में क्या है, जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ। टॉपिक ए एक बार आप हूबहू लाइन बाय लाइन जरा सुन लीजिए। दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के तबादले को लेकर विवाद खड़ा हो गया
उनके आवास पर एक घटना के बारे में कथित अफवाहों के बाद यह तबादला किया गया। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि तबादला इस घटना से जुड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि तबादला कॉलेजियम की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा था और इसका ऐसी किसी घटना से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। टॉपिक 2, राज्यसभा में विपक्ष ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ आरोप उठाए। राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने न्यायिक नियुक्तियों में सुधार की जरूरत बताते हुए एनजेएसी बिल की याद दिलाई। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी विषय पर हम लोग चर्चा शुरू करते हैं और विस्तार से। सबसे पहले स्वाभाविक रूप से IQIP देख लिया जाए कि IQIP क्या है, तभी इसके साथ हमारा और गहरा जुड़ाव होगा। आइए जरा IQIP की तरफ बढ़ते और फिर उसके बाद चीजों को समझते हुए चलते हैं। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आप लोगों के विचार वगैरह नहीं लिए हैं कि जो मेरा एडू लैब वगैरह, लेकिन अभी पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि टॉपिक ज्यादा है, उसके बाद फिर आप सबके विचार भी लूंगा। और एक चीज अवश्य सुनना चाहूंगा, टॉप 50 में जो एनवायरमेंट के चैप्टर नहीं, जो चैप्टर के अंदर मैंने पॉइंट दिए हैं वो अपने आप में सुपरहिट हैं कि नहीं, एक बार आप बस केवल ये मुझे बता दीजिए जिससे मैं अपनी पीठ थपथपा सकूं। ठीक है, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट, ये सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया। एक बार सब बच्चे बताएंगे जो प्रीलिम्स की क्लास ले रहे हैं, जो प्रीलिम्स की क्लास ले रहे हैं वो सभी बच्चे, और जो मुझे हिंदू फॉलो कर रहे हैं लेकिन अभी भी प्रीलिम्स की क्लास में नहीं, अभी भी 1.5-2 महीना अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आके जितना भी लेक्चर उसको कम से कम एक बार देख जाइए, फ्रेशन अप हो जाएंगे। क्योंकि ये 1.5 से 2 महीना अनुशासन टूटता है, अगर अनुशासन बचा रह गया, 2 महीने बचे हुए हैं, तो मैं सब बच्चों से करूं जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, मत सोचिए 2-4 हजार रुपए के लिए, आप आ जाइए, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा इस समय। यानी जो जो है कम से कम आप उसको, आपने पढ़ा है, बस बैठ करके लेक्चर सुनिए, टेस्ट दीजिए, चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप सबका कहना है कि एनवायरमेंट उसी में सिमट गया। चलिए तो शुरू किया जाए मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले इस विषय पर, यानी जो न्यायाधीशों के तबादले का विषय है, ठीक है, करे भाई। अब इस टॉपिक में हम पहले चलते, चूंकि मैंने सब आपको बता ही दिया है, तो इसका IQIP आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं, स्वाभाविक है, महत्वपूर्ण प्रावधान और मूल संरचना, सेपरेशन ऑफ पावर। तो NJAC की बात है, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर का विषय मैंने आपके सामने रखा। तो इससे मूल संरचना, सेपरेशन ऑफ पावर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में आधारिक संरचना बताया है, तो स्वाभाविक है वह विषय भी यहां पर कनेक्ट हो रहा है। अब आता है जीएस पेपर 2 पॉलिटी, न्यायपालिका की संरचना। ठीक है, न्यायपालिका की संरचना। अभी बच्चों टॉप 50 पे बात करेंगे, लास्ट में भी पहले ध्यान लगा के पढ़िए। आप सबकी किसी भी इच्छा का मैं असम्मान नहीं करूंगा, सम्मान करूंगा, जो आप मांगेंगे सब दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए पढ़ लेते हैं, क्योंकि टॉपिक ज्यादा है, अच्छे हैं, और मैं यूपी PCS और बिहार PCS के लिए ये टॉपिक आउट कर रहा हूं। कहीं ना कहीं ये देखने को मिलने वाला, खासकर बिहार PCS में 100% मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बिहार PCS जैसे मणिपुर वाला मुद्दा हुआ, उठा करके चेप दिया, तो ये आपसे मे बी, और मणिपुर हिंसा पर कहीं किसी भी स्टेट में मेंस में क्वेश्चन नहीं हुआ, बिहार PCS ने उठा करके पूछा। तो न्यायपालिका की संरचना, जीएस पेपर 2 पॉलिटी, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स हो गया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और भी जितने ऑर्गन्स हैं इंडियन पॉलिटी में। गवर्नेंस यानी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी का भी विषय इसके अंतर्गत है। एथिक्स यानी मैंने आपको पहले ही बताया, शासन व्यवस्था में ईमानदारी। देखिए लिखा क्या है, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। तो अगर एक सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के न्यायाधीश इस प्रकार के एक्ट, हालांकि उनके ऊपर साबित नहीं हुआ लेकिन चर्चा हो गई, तो इस प्रकार की भ्रष्टाचार की चुनौतियां अगर जुडिशरी में आएंगी तो एक बहुत बड़ा जो जनमानस है, अगर उसका न्यायपालिका से विश्वास उठेगा तो कहीं ना कहीं बड़ी कमजोर स्थिति यहां पर बनेगी। और बड़े डायलेमास हैं एथिक्स में, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं कुछ बातें आपको समझाऊं और फिर मैं बताऊं। मुझे याद आ गया डायलेमा,
जो कि इस आर्टिकल में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरे बच्चों, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इस विषय पर एक टिप्पणी की। उस टिप्पणी की दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है जो न्यूज चैनल पर मैंने देखी। उन्होंने कहा, पहला मेरे प्यारे बच्चों, कि न्यायपालिका के पास, यानी अगर यशवंत वर्मा जी के घर में कुछ मिला तो क्रिमिनल ऑफेंस हुआ ना, तो क्रिमिनल ऑफेंस की जांच पुलिस को करनी चाहिए। यही हमारा कानून कहता है, आईपीसी सीआरपीसी। डीवाई चंद्रचूड़ साहब कहते हैं, पहला स्टेटमेंट मेरे प्यारे बच्चों, कि हमारे पास यानी सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी के पास अपनी कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, यानी कोई जांच एजेंसी नहीं है। वो एक बात कहते हैं। इसका मतलब है कि भाई अगर किसी के खिलाफ कोई आरोप सामने आ रहा तो हमारे पास जांच करने की कोई एजेंसी है नहीं, एक। दूसरा, वो कहते हैं कि हमें पुलिस पर विश्वास नहीं है। ये स्टेटमेंट है, हमें पुलिस पर विश्वास नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि नहीं? हम लोग एक मास्टर हैं, स्वाभाविक रूप से वो लोग सफल है और बड़े पदों पर रह चुके हैं, तो उनकी समझ ज्यादा होगी। लेकिन मैं आप सब बच्चों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि ऑब्वियस हम लोग भी यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं और बच्चे पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि अध्यापकीय गुण जो भी है वो ठीक ठीक है। आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि नहीं? अरे भैया, आप खुद कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं। आप कह रहे हैं कि पुलिस जो इंडिया की प्राइमरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उस पर हमें विश्वास नहीं है। तो इसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं, मामले को जैसे कि तैसे छोड़ दिया जाए। क्या आपको इसमें एथिकल कंसर्न, नैतिक चिंता नजर आ रही कि नहीं? कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी इस मामले पर टिप्पणी आ रही, उसमें सबसे बड़ी टिप्पणी है। अब आप इस पर चिंतन करते रहिए। अब इसी चिंतन का एक पहलू और निकल करके आता, तब आपको और मजा आएगा। भाई, आपको पुलिस पर विश्वास नहीं है, इसका मतलब है ये जो लाखों लाख केस कमजोर वर्गों के, गरीबों के, वंचितों के न्यायालय में पेंडिंग है, या जिसके आधार पर आप फैसले दे रहे हैं, वो गलत है। आपको पुलिस पर विश्वास नहीं है, लेकिन वही पुलिस तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। वही तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हिंदुस्तान की। तो ऐसे में इसका मतलब कि सारे केसेस में ही फिर दिक्कत है। एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा दूसरे इंस्टीट्यूशन पर प्रश्न उठाना, यह इंडियन डेमोक्रेसी में एथिकल कंसर्न, नैतिक चिंता का विषय है। जो मैं समझ पाया, हो सकता है कि मुझे अज्ञानता हो, ज्ञान शून्यता हो और मैं उसको अच्छे से ना समझ पाऊं, लेकिन जो समझा हूं यही है। आई होप पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, इसीलिए मैंने इसको एथिकल कंसर्न में डाला। ये मुद्दा बड़ा ही अलग प्रकार का है। ठीक है, समझ में आ गया सब बच्चों को? ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेम स्वाभाविक यूपीपीसीएस का भी सिलेबस कुछ वैसा ही कहता है। सेम यूपीपीसीएस यूपीएससी का तो, और महाराष्ट्र पीसीएस, भाई जितने भी बच्चे हैं कनेक्ट करिए फोन नंबर पे, क्योंकि आप लोगों को अब मेरी जरूरत पहले से ज्यादा है। महाराष्ट्र पीसीएस वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सिलेबस। बिहार पीसीएस बताने की जरूरत नहीं, इंडियन पॉलिटी मैंने आउट ही कर दिया है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने क्या कहा, जरा ध्यान से देखिएगा। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पर क्या विचार करना चाहिए? यह कानून 2014 में लाया गया था, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, उसमें एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका की भूमिका सुनिश्चित की गई थी, प्लस सामाजिक रूप से जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं उनकी भी भूमिका सुनिश्चित की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस 2014 के कानून को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि अगर
एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में हस्तक्षेप करेगी तो जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है वह खतरे में आ जाएगा। आप देख सकते हैं यही आधार उन्होंने दिया था, और अगर ऐसा होता है तो यह आधारिक संरचना का उल्लंघन होगा, इसलिए यह असंवैधानिक है। तो अब एनजेएसी पर 14 में प्रश्न कब पूछा गया? 17 में। अब आप आगे फिर तैयार रही, और आप ध्यान से देखिएगा 17 में पूछा गया, नहीं कि इसे 15 में खत्म कर दिया गया इस एक्ट को, उसके बाद 2 साल के बाद यूपीएससी पूछा है। तो ये अभी भी रेलिवेंट है उनके स्टेटमेंट से, धनखड़ साहब के। जीएस पेपर 2 2020 मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, ठीक है। अब भारत और ब्रिटेन की जो न्यायिक प्रक्रिया उसमें कंपेयर पर क्वेश्चन पूछा तो बस लगाया गया कि लगातार प्रश्न आते रहते हैं। ए से पूछा गया न्यायपालिका और डेमोक्रेसी के संबंधों पर, ठीक है ना। मीडिया का भी यहां पर संदर्भ आता है, कुछ मीडिया मौन है, कुछ मीडिया इस पर मुखर है, यह भी है, इस प्रकार की चीजें। तो मेरे प्यारे बच्चों यह पूरा विषय यहां पर डिस्कस किया गया है, और इसको एक नए अंदाज में पहले मैं आपको समझा दूं, हालांकि सारी बातें आप समझ चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों कुछ दिन पहले जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे आपको मिलेगा, मैं इसको एक सामान्य लेमन लैंग्वेज में अगर आपके सामने रख दूं तो अच्छा रहेगा, लेमन लैंग्वेज में। बाकी कहानी यानी कुछ दिन पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के एक सम्मानित न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने की घटना हुई। इस घटना के बाद वहां बड़ी मात्रा में जली हुई नकदी पाए जाने का दावा किया गया। अब यह समाचार आज के दौर में सोशल मीडिया तेजी से फैला और न्यायपालिका यानी जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी यानी पारदर्शिता और जवाबदेहिता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा। अब ऐसे में यहां यही लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉम्प्ट एक्शन किया, त्वरित कार्रवाई की। मामला गंभीर था। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर संजीव खन्ना ने तुरंत क्या किया, क्योंकि इनकी जांच कौन कर सकता है? स्वयं सुप्रीम कोर्ट और उसका कॉलेजियम कर सकता है। तो ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तुरंत एक 3 सदस्यीय 3 मेंबर वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, फैक्ट कि भाई फैक्ट का मतलब कि यही भाई जो है वो सही है कि नहीं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें एक पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। नाम वगैरह आपको उतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। अब आप कहेंगे सर समिति बन गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, इस कमेटी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य वही है भाई फैक्ट को फाइंड करो, जिससे कि इस घटना की निष्पक्ष और गहन जांच हो सके, ताकि फैक्ट फाइंड किया जा सके, यानी सत्य सामने आ। अब इस समय यानी जब ये कमेटी बनाई गई तो एक डिसीजन और लिया गया जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे न्यायपालिका की इस मामले पर भले मीडिया में प्रश्न उठाए जाने के बाद ही सही, लेकिन जो एक्शन लिया गया वह उनकी पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों जांच के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रक्रिया निष्पक्ष, यानी जांच की प्रक्रिया निष्पक्ष रहे, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने जस्टिस वर्मा से उनके जितने भी जुडिशियल वर्क हैं वो वापस ले लिया है, न्यायिक कार्य वापस ले लिया। अब आपको यह लगेगा नए बच्चों को, सर ये न्यायिक कार्य वापस लेने का मतलब क्या? न्यायिक कार्य वापस लेने का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि भाई जो जो उनके सामने मामले थे, जो जिन मामलों पर उन्हें बैठना था, ठीक है, एकल 3 सदस्यीय बेंच या संविधान पीठ इस प्रकार का, तो उन अब यानी वो जब तक जांच होगी कोई भी जुडिशियल वर्क नहीं कर पाएंगे, सामान्य शब्दों में आप इसे जानिए। अब इस घटना का महत्व क्या हो जाता है यही यहां लिखा हुआ। भाई संदर्भ समझ में आ गया बेटा? सब बच्चों को कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया? संदर्भ एक बार सब बच्चे बता दें, यानी संदर्भ सबको समझ में आ गया। अब संदर्भ समझ में आ गया तो इसका महत्व, भाई इस घटना का महत्व क्या है कि सुनील अभिव्यक्ति आपको यह लेक्चर दे रहे हैं, यानी यूपीएससी के एस्पिरेंट को।
मेरे प्यारे बच्चों, इस घटना ने न्यायपालिका की आंतरिक जांच प्रक्रियाओं कि भाई मैं न्यायपालिका का हूं, मेरा मामला मेरे ही लोग देख रहे हैं, तो जो न्यायपालिका की आंतरिक जांच प्रक्रिया है और उनकी पारदर्शिता है, उस पर एक बहस को जन्म दे दिया। भाई न्यायाधीश का मामला, न्यायाधीश यानी एक दिल्ली हाई कोर्ट का न्यायाधीश, उसका मामला 3 न्यायाधीश देख रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो रफा दफा कर देंगे। इसी बात पर यानी मुंबई के 4 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, यह तर्क देते हुए कि न्यायाधीशों को भी समान कानूनी प्रक्रिया का सामना करना चाहिए जो समस्त देश के नागरिक करते। और इसी परिप्रेक्ष्य में चिंतन के बिंदु जो इस एडिटोरियल में उठाए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, न्यायिक स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही, यानी मैंने आपको प्रारंभ में ही डिस्कस किया, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, कि क्या हम भाई न्यायिक स्वतंत्रता होनी चाहिए कि भाई उनके मामलों में किसी का हस्तक्षेप ना हो, खासकर एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेटिव का, जिससे कि वो स्वतंत्र होकर के निर्णय लें। क्यों? क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के संरक्षक है, तो उन्हें बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। तो ये उनकी स्वतंत्रता संविधान ने भी सुनिश्चित की है। लेकिन क्या वह स्वतंत्रता एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट है कि उसके साथ अकाउंटेबिलिटी भी जुड़ी हुई है? तो पहला प्रश्न इसमें यही उठता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन क्या यह उसे पूर्ण जवाबदेही से मुक्त करती? उत्तर है नहीं। तो पहला मुद्दा ये जो मैंने आपको समझा दिया, आप समझ भी गए। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी की नीड है, आवश्यकता है क्या? दूसरा प्रश्न यहां पर यह बनता है। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या बनता है? अरे भाई यही कि क्या न्यायपालिका की आंतरिक जांच प्रक्रियाएं पर्याप्त पारदर्शी हैं, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि इनर कमेटी बना दी गई, फैक्ट फाइंडिंग, तो क्या ये आपस में जो जांच करेंगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा? तीसरा प्रश्न यहां पर उठता है मीडिया की भूमिका, कि इस प्रकार की घटनाओं में मीडिया की रिपोर्टिंग किस प्रकार संतुलित और जिम्मेदार होनी चाहिए। यानी मीडिया की भूमिका इसमें बायस्ड नहीं होनी चाहिए, पक्षपातपूर्ण मीडिया नहीं होना चाहिए। तो यह घटना जो घटित हुई है, अंततः हम कह सकते हैं कि हमें यानी आपको, हमको इस पूरे सिस्टम को, न्यायिक प्रणाली, जुडिशियल सिस्टम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिलता है, और उसमें सुधार की संभावनाओं पर विचार करने का एक अवसर प्रदान करती है। ऐसे में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए हमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी जवाबदेही के बीच उचित संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि जनता का विश्वास बना रहे और न्याय प्रणाली प्रभावी रूप से कार्य कर सके। क्योंकि यह लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में जनाब जनता ही सर्वोपरि है, क्योंकि यह जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन है। अब एक बार मुझे सब बच्चे बताएं कि पूरा मुद्दा 100% क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया? 100% नॉट 99%, 100% क्लियर नहीं है तो मैं फिर पढ़ाऊंगा, और क्लियर है तो बस अब आप इस लेक्चर को धमाधम पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। सब बच्चे बताएं, ठीक है? पॉइंट इज क्लियर बच्चे? मजा आ गया कि नहीं आ गया है? बाकी सारी चीजें, न्यायिक नियुक्ति आयोग और कॉलेजियम प्रणाली आप देख सकते हैं, आपको पता है, मैंने बता दिया, ठीक है? कॉलेजियम प्रणाली क्या है? यानी एक समूह है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। 3 केसेस के माध्यम से हमारे सामने आया है। फर्स्ट जजेस केस 1981, सेकंड जजेस केस 1993, थर्ड जजेस केस 1998। मेरे प्यारे बच्चों, कॉलेजियम सिस्टम कैसे काम करता है सब लिख दिया गया है। तो कॉलेजियम प्रणाली मेरे बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों के नेतृत्व वाली एक प्रणाली है। यह न्यायिक निर्णयों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित हुई, यानी पहले एक डिसीजन आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इन तीनों, इसी तीसरे के बाद यह कॉलेजियम सिस्टम बन गया। बहुत बेहतर ढंग से आप सब पढ़े हैं। कॉलेजियम प्रणाली कैसे काम करती है? एक सीजीआई होते हैं और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस उस न्यायालय विशेष के 2 सीनियर न्यायाधीश होते हैं, और साथ ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
सिफारिशें ये अपनी विधि मंत्रालय और फिर राष्ट्रपति को भेजते हैं, लेकिन कार्यपालिका को उनका अनुपालन करना ही पड़ता है जब तक कि बहुत ज्यादा कोई दिक्कत वाला मामला कानूनी रूप से ना हो। क्रिटिसिज्म ऑफ कॉलेजियम सिस्टम, इस कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना क्या क्या होती रही है, यानी आलोचना के पॉइंट 1, 2, 3, 4, उसकी परिभाषा यानी आलोचना की और उसके उदाहरण देख सकते हैं बच्चों। एक बार कंटेंट के बारे में आप लोग जरूर बोलेंगे। कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना, मुद्दा यानी पारदर्शिता की कमी है। स्पष्टीकरण, कैसे पारदर्शिता की कमी है, न्यायाधीशों के चयन के संबंध में कोई औपचारिक नियम नहीं है। उदाहरण, नियुक्ति या अस्वीकृति के लिए कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया जाता है कॉलेजियम की तरफ से। इन पर पक्षपात के आरोप लगते हैं, भाई भतीजावाद आप देख सकते हैं। न्यायमूर्ति चलमेश्वर एनजेएसी मामले में असहमति जताने वाले न्यायाधीश, वो चाहते थे कि एनजेएसी लागू हो, ने इस प्रणाली की अस्पष्टता की आलोचना की। इसके कारण नियुक्तियों में देरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका अक्सर एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं कि तुम्हारी वजह से देर हो रहा है। अब आप कहेंगे सर कार्यपालिका, जी हां, कॉलेजियम जब नाम प्रस्तावित करती है तो कार्यपालिका उनकी जांच करती है और इन सब में उससे विलंब हो जाता है या जानबूझकर विलंब किया जाता है, यह भी एक मुद्दा है। 2024 में 400 से अधिक हाईकोर्ट जजों के पद रिक्त हैं और सार्वजनिक जवाबदेही का अभाव है हमारी इस कॉलेजियम प्रणाली में, यानी इसमें संसद या सार्वजनिक जांच की कोई भूमिका नहीं है। अमेरिकी सीनेट की पुष्टि, यानी मेरे प्यारे बच्चों, अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट बड़ा ही तगड़ा है, लेकिन सीनेट उसके मामलों में जांच या किसी अन्य तथ्य को खंगालने का अधिकार रखती है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं। अब मुझे बताओ कॉलेजियम प्रणाली पर क्या मेंस में कोई प्रश्न आएगा तो इससे ज्यादा कंटेंट क्या आपको नीड है? और फिर सोचिए कि अगर 2025 में प्रीलिम्स निकल गया, खुदा न खास्ता 26 मई को आपने बता दिया, तो फिर कहानी क्या रचूंगा? अब आप सोच लीजिए। न्यायिक नियुक्ति आयोग भी बता दिया गया, यानी कमीशन है जिसमें कॉलेजियम सिस्टम को ब्रेक करने का सिद्धांत मौजूद है, यानी यह 2014 में कानून के रूप में लाया गया। कानून कैसे बनता है? संसद के द्वारा, और जिसमें यह कहा गया कि भैया एक कंपोजिशन होगा जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। इसमें सीजेआई होंगे जो अध्यक्ष होंगे, 2 सीनियर मोस्ट कोर्ट के जज होंगे, यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस होगा और 2 महत्वपूर्ण पर्सनालिटियां होंगी जिसको चुना जाएगा एक कमेटी के द्वारा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे। आप देख सकते हैं, और यही नियुक्ति करेगा मेरे प्यारे बच्चों। बट सुप्रीम कोर्ट ने, आप देख सकते हैं, ठीक है, क्या कह दिया कि भाई 99 संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा यह लाया गया था, इसको याद कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये असंवैधानिक है। 2015 में 4th जजेस केस, 3 तो आपने पढ़ लिए, 4था जजेस केस इसको कहा जाता है, क्योंकि जजेस केस के द्वारा ही कॉलेजियम आया था। इसलिए जब 99th अमेंडमेंट एक्ट को 2015 में असंवैधानिक घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसको 4th जजेस केस कहा गया। क्यों? क्योंकि एनजेसी को जैसे ही असंवैधानिक घोषित किया, कॉलेजियम प्रणाली फिर से सेटल हो गई, जिससे अनसेटल करने के लिए कॉलेजियम एनजेएसी लाया गया था। तो इसलिए इसको 4th जजेस केस कहते हैं। क्या सब बच्चों को पता लग गया जजेस केस का मतलब क्या होता है? यानी इनको जजेस केस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के द्वारा कॉलेजियम सिस्टम सामने आया है। आई होप आप समझ गए, ठीक है। न्यायपालिका ने वही कहा भैया इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता चली जाएगी, मैंने बता दिया, ठीक है। बट असहमति पूर्ण दृष्टिकोण था। न्यायमूर्ति जे चलमेश्वर चाहते थे कि एनजेसी आए क्योंकि इससे सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी। फिर आता है कॉलेजियम बनाम एनजेसी, एक तुलनात्मक विश्लेषण, जिससे कि आप कोई और भी कंफ्यूजन हो तो वो भी दूर जाए। विशेषता, कॉलेजियम प्रणाली ने एनजेसी, कौन नियुक्ति करता है? न्यायपालिका की कॉलेजियम। एनजेसी में न्यायपालिका प्लस कार्यपालिका प्लस प्रतिष्ठित व्यक्ति। पारदर्शिता, अपारदर्शी कॉलेजियम प्रणाली, कोई औपचारिक नियम नहीं है। एनजेसी में पारदर्शिता है। स्वतंत्रता, पूर्णता, न्यायिक, कोई हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, अब ऑब्वियस है एनजेसी के द्वारा कुछ न कुछ एग्जीक्यूटिव का इंपैक्ट आता है। जवाबदेही, न्यायपालिका के भीतर आंतरिक जवाबदेही, बट अगर एनजेसी आता तो यह सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित हो जाती। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ गया? पॉइंट इज क्लियर? अब आता है कॉलेजियम प्रणाली और न्यायिक स्थानांतरण।
मेरे प्यारे बच्चों, तो कॉलेजियम प्रणाली मैंने आपको बता ही दिया। यही कॉलेजियम प्रणाली किसी भी न्यायाधीश के ट्रांसफर का निर्णय लेती है, और जो यशवंत वर्मा जी का डिसीजन लिया था स्वाभाविक रूप से यहीं से लिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको बता दी हैं यहां पर विस्तार से। क्लियर बेटा? सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच प्रक्रिया कैसे होती, वही जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, वो मैंने आपको बताया। फिर न्यायिक जवाबदेही क्यों महत्वपूर्ण है, वो भी मैंने आपको लेक्चर में बता दिया। और फिर उसके बाद आता स्थानांतरण की आलोचना क्यों की गई, इस पर इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने क्या कहा, वो सारी चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी बातें होगी। केस स्टडीज और उदाहरण मेरे प्यारे बच्चों, कई उदाहरण भी यहां पर मैंने दिए हैं। न्यायिक नियुक्तियों में देरी, नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है, यानी ये सारे मुद्दे भी हैं। न्यायिक सुधारों की मांग भी की जाती रही है। फिर आता है ग्लोबल एग्जांपल्स क्या है, यूएस में अपॉइंटमेंट सिस्टम क्या है, यूनाइटेड किंगडम में अपॉइंटमेंट सिस्टम क्या है, जर्मनी में क्या है, क्या हमें इसको अपना लेना चाहिए। अब ये मैं क्यों देता हूं, ये मैं इसलिए मेरे प्यारे बच्चों देता हूं क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों की संवैधानिक योजना से तुलना, दिया है कि नहीं दिया, और अगर दिया है तो आपको फिर इसको दबा करके भले पूछे ना पूछे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति नामांकन करते हैं, सीनेट पुष्टि करती है। हालांकि इसका राजनीतिकरण हो जाता है, एक चिंता है। यूके न्यायिक नियुक्ति आयोग वहां पर बना हुआ है, हम वही अपने यहां ला रहे थे। जर्मनी में संसदीय समिति द्वारा निर्वाचित न्यायाधीश होते हैं। ऐसे में भारत में ब्रिटेन के जेएसी जैसे स्वतंत्र न्यायिक नियुक्ति निकाय का अभाव है, और इसी की मांग हिंदुस्तान में फिर से जगदीप धनखड़ साहब ने की है। तो न्यायिक सुधारों की जरूरत आगे की राह है, पहला, दूसरा, तीसरा क्यों है, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं। इससे कॉलेजियम में अधिक पारदर्शिता आएगी, आंतरिक पूछताछ प्रणाली में सुधार होगा, न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेहिता में संतुलन होगा। याद रखने योग्य मुख्य शब्द आप देख सकते हैं, कॉलेजियम प्रणाली, आंतरिक जांच प्रक्रिया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, शक्तियों का पृथक्करण, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। अब आप देखें फिर एक कंक्लूजन प्यारा प्यारा, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के तबादले से जुड़ा विवाद न्यायिक पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्रता के व्यापक मुद्दों को उजागर करता है, जबकि कॉलेजियम प्रणाली कार्यपालिका से हस्तक्षेप न करने को सुनिश्चित करती है। लेकिन इसकी अपारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रिया अक्सर अटकलों और अविश्वास को जन्म देती है। न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों के लिए एक अधिक पारदर्शी और संरचित तंत्र आवश्यक है, यानी एक ऐसा तंत्र लाने की आवश्यकता। एक बार बच्चे बताएं 100%, सब लोग कमेंट करिएगा, 100% समझ में आ गया कि नहीं, ईच एंड एवरी वन। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, बहुत से साइलेंट रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, देखो अगर रिजल्ट चाहिए तो फिर तो आपको मुखर होना पड़ेगा। समझ में आ गया? सारे बच्चे बताएंगे एक बार। अब आता है मॉडल क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आपके सामने बने हुए हैं। पहला क्वेश्चन, न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता किए बिना न्यायिक जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, आंतरिक जांच तंत्र के संदर्भ में चर्चा करें। आप देख सकते हैं यही प्रश्न मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। इंट्रोडक्शन, नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी इन जुडिशरी, मैकेनिक्स टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी विदाउट अंडरमाइनिंग इंडिपेंडेंस, इन हाउस इंक्वायरी सिस्टम कैसे बनाएं, जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल जो कि पेंडिंग है, इसे कैसे सामने लाएं, रीजन्ड कॉलेजियम डिसीजन, रिस्टोरिंग एनजेएससी विद सेफगार्ड्स, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम लेकर के आए न्यायाधीशों की, आप देख सकते हैं। तो यह आपके सामने पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कॉलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता पर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर क्या एनजेएससी जैसे विकल्पों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। एनजेएससी को क्या पुनर्जीवित करने की आवश्यकता, मैंने आर्टिकल में आपको बता दिया था, बिल्कुल संसदीय परंपरा को आगे लाया जाए लेकिन संतुलित रूप से। तो इंट्रोडक्शन, इश्यू विद द कॉलेजियम सिस्टम। अब अगर इश्यू है तो उसी इश्यू के बाद हमें लिखना होगा कि एनजेएससी के फेवर में क्या क्या बातें हैं, बट उसके अगेंस्ट भी कुछ बातें हैं, वो भी आपको लिखना। फिर एक कंक्लूजन देना है, आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाता है। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, मीडिया ट्रायल और न्यायिक गरिमा व स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे कायम रखा जा सकता है, यानी मीडिया में जो ये मुद्दे उठते हैं न्यायपालिका की पारदर्शिता के,
तो इंट्रोडक्शन, कंसर्न अराइजिंग फ्रॉम मीडिया ट्रायल्स और मेंटेनिंग द बैलेंस, और फिर एक कंक्लूजन। तो 3 प्रश्न मैंने करा दिए, जिसमें पहले दूसरे पर आपको ज्यादा बेहतर चांस है आने के, और तीसरा एग्जाम्पल के लिए। अब आते हैं चौथे पर। एनजेसी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का कदम था या संसद की सर्वोच्चता की अवहेलना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, विश्लेषण कीजिए इसको, आप पढ़िएगा और कल कोई भी डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछेगा, ठीक है। राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा एनजेसी को फिर से उठाया जाना, क्या यह लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच संतुलन की मांग है? यानी जो धनखड़ साहब ने कहा है, आप पढ़ेंगे। फिर प्रीलिम्साथॉन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2019 आप देख सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू पर सुप्रीम कोर्ट ने जो 99th अमेंडमेंट के साथ किया था, उस पर देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं पूछा गया, तो आप देखिए। और फिर उसी के बेस पर एनजेसी एंड कॉलेजियन सिस्टम पर एक प्रश्न बना दिया गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद सेम उसी पर जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान क्या क्या है न्यायाधीशों की नियुक्ति, उसको करा दिया गया, जिससे कि, और अब आप इसी के साथ चाहें तो रिवीजन करना चाहें 26-27 वाले भी, तो आप इसी के साथ न्यायपालिका पूरा खत्म कर लीजिए एम लक्ष्मीकांत ओपन करके, क्या दिक्कत है। अब हम यहां से आगे बढ़ें। अब ये थोड़ी सी जानकारी मेरे प्यारे बच्चों आप सबके लिए डिटेल में थोड़ा सा आप सब जान लें, ये बहुत ही आवश्यक है। कभी कभी हमें लगता है ना कि सर बता रहे हैं, कोई ऐड कर रहे हैं, जी नहीं। कभी कभी आपको लगता है कि हमें इसकी क्या आवश्यकता, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कब आवश्यकता पड़ जाती है हमें पता नहीं चलता। इसलिए अच्छे लोगों का नंबर, अच्छे लोगों का कांटेक्ट कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, अच्छे लोगों के सजेशंस कभी मिस नहीं करना चाहिए, लिख लेना चाहिए। उस समय हो सकता है आपके काम ना आए, लेकिन फ्यूचर में काम आए। तो अभिव्यक्ति आईएएस एक नई शुरुआत करने जा रहा है, जिसका नाम है IQIP एडुलैब लेडर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम। यहां पर मैं बताने जा रहा हूं कि 1 अप्रैल से मैं क्या क्या लेकर के आ रहा हूं। अच्छा, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, अब ये मत सोचिए कि 26 में मतलब हम क्या करेंगे, हम पीछे से पढ़ रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं वो सब बिल्कुल उतना ही वैलिड है, ऑब्वियस है। यहां पर वो और इजी कर दूंगा, सिंपल सी बात है। तो जो आपने पढ़ा आपका डबल फायदा होगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। ये हो रहा है, यानी यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस और अब महाराष्ट्र पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस भी इसमें शामिल हो रहा है, जो भी यूपीएससी के जैसा सिलेबस है। 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ऑल क्लासेस विल बी बाइलिंगुअल, ऑब्वियसली हिंदी और इंग्लिश, जैसे हिंदू की क्लास चल रही सेम ऐसे ही। अब आता है वाई चूज IQIP एडुलैब। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमारा एडुलैब क्यों चूज करें। तो पहला तो स्वाभाविक है, मैंने अपना ही नाम लिखा हुआ, सुनील अभिव्यक्ति, इनोवेटिव एंड इंटरलिंक्ड टीचिंग स्टाइल। आप सब कितने सहमत हैं वो मुझे नहीं पता, आप सब बताते चलेंगे। दूसरा, कॉन्सेप्चुअल टीचिंग विद पावरफुल स्टोरी टेलिंग, यानी हर चीज कहानियों के द्वारा या किसी न किसी एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना। सबसे बड़ी ताकत यहां लिखी 360 डिग्री इंटरलिंकिंग अक्रॉस जीएस, ऑप्शनल, इथिक्स एंड ऐसे। शायद इस वाले पॉइंट से कोई भी इनकार नहीं कर सकेगा। करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक का लिंकेज, शायद इससे भी कोई इनकार नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो अगला पॉइंट होता है, इंफेसिस ऑन सिविल सर्वेंट माइंडसेट। ये क्या है कि सोचने की क्षमता, प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने की क्षमता एक सिविल सर्वेंट में जो होती है, वो मैं आपको अपने हर एक लेक्चर में सिखाता हूं कि भैया इसको ऐसे सोचो, नए ढंग से सोचो। सामी फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, सामी यानी सुनील अभिव्यक्ति मेंस इनोवेशन, आप सबको पता है। स्मार्ट नेमोनिक्स फॉर फास्ट रिकॉल, प्रीलिम्साथॉन एंड मेंसाथॉन टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज मेंटरशिप एंड फीडबैक। ये सब कुछ है, जिसको जो चाहिए वो यहां पर आ सकता। अब आता है महत्वपूर्ण, यानी अच्छा एक चीज आप लोग बताइएगा, ये पीपीटी कैसी लग रही है जो बनी हुई है, यानी स्टाइलिश लग रही है थोड़ा बहुत, ये मैं सुनना चाहता हूं। यानी जो ये पीपीटी, सच बताना, ये पीपीटी ये जो पूरा बना हुआ है, लैडर यानी सीढ़ी होता है बेटा, लैडर ऑफ सिविल सर्विसेज यानी सफल सिविल सर्विसेज एग्जाम की सीढ़ी। प्रियंका कह रही सर अपना नाम बहुत यूनिक है कोर्स का, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ये कहते हैं कि सर अपना नाम, क्योंकि ये मेरा अभिव्यक्ति नहीं है, IQIP एडुलैब मेरा नहीं है, आपका है मेरे प्यारे बच्चों, हम दोनों का। तो आप लोग कह रहे हैं अमेजिंग, प्रतिष्ठा बेस अमेजिंग है सर, ये है वो है। तो मेरे प्यारे बच्चों,
ये पीपीटी आपके गुरुजी ने बनाई है, यानी मैंने बनाई यानी मेरी एक टीम है जो काम करती है, लेकिन ये पीपीटी सुनील अभिव्यक्ति ने बनाई है। अब अगर आपको ये पसंद आई तो आप समझिए कि अगर मैं पीपीटी भी बनाने लगा, ऑब्वियसली टीम तो रखना ही पड़ेगा, बट अगर मैं कुछ भी बनाऊंगा तो ऐसे ही इनोवेटिव रहेगी। लेडर मतलब सीढ़ी, सीढ़ी इसलिए लगाई गई है, तो इसका मतलब 1 अप्रैल से जो क्लास होने वाली ऑब्वियस है, उसकी पीपीटी मैं बनाने जा रहा हूं, और उसकी पीपीटी में कंटेंट बहुत कम होंगे। अभी तो जैसे हिंदू में ना इतना ढेर सारा कंटेंट हो जाता है, एनालिसिस ज्यादा होगा। ये याद रखिएगा, 1 अप्रैल से जो भी क्लासेस शुरू होने जा रही, सारी होने जा रही है, कोई भी चीज तो कंटेंट ऐसे ही होगा और एनालिसिस दबा के होगा, याद रखिएगा, क्योंकि मेरी ताकत ना एनालिसिस है, कंटेंट में मैं घिर जाता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी पहला कोर्स, कोर्स 1 यूपीएससी 26, 27, 28 के बच्चे, फाउंडेशन प्रोग्राम। क्लास की टाइम भी डिसाइड हो चुकी, जो चेंज नहीं होगी, याद रखिएगा। क्लास टाइम सुबह 8 बजे, मॉडल हाइब्रिड मीडियम, ऑब्वियस है जैसा हिंदू की क्लास चल रही है। हाइब्रिड आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर अच्छा ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे? नहीं नहीं, ये एक अलग प्रकार का हाइब्रिड है जो आपको अपने घर में ऑफलाइन क्लास का एक्सपीरियंस देगा। अब वो उसी दिन बताएंगे 1 अप्रैल को। शेड्यूल क्या है, यानी शेड्यूल भी बना दिया गया है जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वीकली शेड्यूल, ऑप्शनल 3 डेज हिंदी, और उसके बाद 3 दिन हिस्ट्री, दोनों ऑप्शनल की क्लासेस चलेंगे। देखिए कैसे बैलेंस किया गया है कि आप एक साथ ऑप्शनल और जीएस दोनों तैयार करें। 3 दिन पढ़ना, 3 दिन रिवीजन। जीएस 2 डेज, सीसेट 2 डेज, ए से 1 दिन यानी संडे को। ये फाइनल है, नो चेंज। यानी हम सीसेट भी डे 1 से ले रहे हैं, जीएस 2 दिन, और उसके साथ साथ ए से संडे को। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए। फिर इसके बाद मेंस पे हम क्या करने जा रहे हैं, यानी मेंस एग्जाम में जीएस पेपर 1 से इस बार स्टार्ट होगा, यानी बिल्कुल शुरुआत से। क्योंकि जो बच्चे एथिक्स करना चाहेंगे वो एथिक्स का लेक्चर है वो देख सकेंगे, लेकिन इस बार हम जैसे एक ऐसी क्लास लेना चाहिए जिसमें जैसे ना परंपरागत जीएस 1, 2, 3, 4 इस टाइप से चलना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शनल की मेंटोरशिप, जो बच्चे पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी हैं, तो आप सब मेंटोरशिप ले सकेंगे 1 अप्रैल से। भले आपको आगे देना है, लेकिन ये मेंटोरशिप जरूर ले लीजिएगा, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से पता 26 मई के बाद बुक हो जाऊंगा तो आपको दिक्कत होगी, जो मेंटोरशिप ऑप्शनल वाली बात कर रहा हूं। दूसरा कोर्स है बीपीएससी, बिहार पीसीएस 2025-26 स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, यानी 71 और 78। क्लास टाइम इसकी होगी शाम को 6 बजे, मोड वही हाइब्रिड मीडियम बाइलिंगुअल। वीकली शेड्यूल आपको बना दिया गया है, एसे राइटिंग 3 डेज, यानी स्टार्टिंग से 3 दिन एसे और 3 दिन डीआई मेंस के लिए, जरा देखिएगा। यानी सबसे मेजर पोर्शन डीआई और एसे है बिहार में। 3 दिन की क्लास आपकी प्लान हो गई है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो हम शुरुआत इससे करने जा रहे हैं, और प्लस धीरे धीरे प्रीलिम्स का सेशन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, हाईलाइट इस बैच की क्या रहेगी, बिहार स्पेसिफिक जीएस एनरिचमेंट, पैटर्न बेस्ड आंसर राइटिंग, और पीवाईक्यू एंड करंट लिंकेज। हाँ, जो फाउंडेशन के बच्चे हैं सबको मिलेगा बेटे। अरे आप लोग पूछो ही मत यार, जो फाउंडेशन वाले हैं, जो 25 के लिए भी लिए उनको भी दे दूंगा यार, क्या बात कर रहे हैं। मेरे पास आने का मतलब मेरे बच्चों के लिए, फिर जो फाउंडेशन के हैं आपने 26 के लिए पूरा मिलेगा, जब तक पूरा कोर्स नहीं हो जाएगा तब तक मिलता रहेगा बच्चे। ये सब नहीं, आपकी सफलता में आपके सहभागी बनना चाहते हैं, पढ़ा के 2 रुपया कमा के आपको छोड़ देने में यकीन नहीं है। इस बात में यकीन है कि अगर इस बच्चे ने 25 में पढ़ा, अगर 28 में इसके अंदर सफलता पाने की क्षमता, तो भी मेरे साथ वो जुड़े। कोर्स नंबर 3 यूपी पीसीएस एंड उत्तराखंड पीसीएस 2025-26 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। क्लास टाइम सुबह 1 बजे, मतलब दोपहर 1 बजे, सेम वही बाइलिंगुअल एंड हिंदी इंग्लिश। प्रीलिम्स में
इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा सबसे पहले 2 डेज लेक्चर, 3 डेज रिवीजन, 1 डे टेस्ट यानी प्रीलिम्स का ही हो जाएगा। सीसेट 2 दिन इसमें भी रहेगा। मेंस में जीएस पेपर 5 यानी यूपी स्पेशल से मैं शुरू करूंगा, यानी यूपी पीसीएस जीएस पेपर 5 3 डेज, ठीक है ना। लेक्चर लूंगा, 2 दिन आप रिवाइज करेंगे, अगले दिन आपका टेस्ट होगा। एक्स्ट्रा पीवाईक्यू एनालिसिस, उत्तराखंड मॉड्यूल, आंसर प्रैक्टिस, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। तो अभी फिलहाल के लिए ये 3 चीजें हैं। एनरोल करिए और इस तरह पक्षियों की तरह उड़ान भरिए। ये हमारा कॉल या व्हाट्सएप नंबर है। अर्ली बर्ड डिस्काउंट वैलिड टिल 30 मार्च तक, यानी अगर जो अभी आ जाएगा उसके लिए अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये हमारा स्वाभाविक रूप से फोन नंबर आप सबको पता ही है। ये हमारा फोन नंबर और सारी जानकारी मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए है, ठीक है। ये इस पर आप कॉल करें। इसके अलावा जिनको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, पर्सनलाइज गाइडेंस, तो वो हमारे पास कोर्स यही है, आप इसके लिए अलग से कॉल कर सकते हैं। और मेरा सबसे फेवरेट यही पर्सनल मेंटरशिप है, उसके पीछे रीजन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स तड़का 2025 एनवायरमेंट मेरे प्यारे बच्चों, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन, और इसको आप पढ़ ही लेंगे, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत होती नहीं है। इसी बहाने आपका एनवायरमेंट तैयार होता चला जा रहा है। वेल के बारे में, वेल मछली के बारे में है, याद रखें।